नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भूपेंद्र मायचा आज आपसे एक विषय पे बात करना चाहता हूँ। वर्तमान दौर में आप देख रहे हैं बहुत सारी ऐसे विषय उभर के आ रहे हैं जिनके बारे में आम व्यक्ति से कोई नाता नहीं है। इनमें इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण विषय है विश्व गुरु। विश्व गुरु की संकल्पना आप देखेंगे और पाएंगे कि लोगों के मन को बहलाने के लिए ये विषय हवा में उछाला जाता है कि भारत विश्व गुरु है। क्या वास्तव में ऐसा है? क्या आपको लगता है कि भारत विश्व गुरु है या विश्व गुरु बनने की क्षमता रखता है? पहले कम से कम हम गुरु होने के लिए तो योग्य हो जाएं। गुरु वह होता है जो दूसरे के जीवन को, अपने शिष्य के जीवन को ऊंचा उठा सके। क्या भारत में वो क्षमता है कि वो विश्व गुरु होने की क्षमता रखता है? क्या भारत दुनिया को कोई सीख दे सकता है? क्या भारत राजनीति में, आर्थिक व्यवस्था में, सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में दुनिया को सीख दे सकता है? हाँ, भारत दे सकता है, लेकिन देने के लिए हमारे पास कुछ होना तो चाहिए। ऐसे कोई नए विषय हमारे पास हो, नए क्षेत्र हमारे पास हो कि जो दुनिया को सीख दे सके। क्या वास्तव में ऐसा लगता है कि भारत वर्तमान दौर में पूरी दुनिया को किसी भी रूप में कुछ देने की क्षमता रखता है? क्या भारत आर्थिक रूप से पूरी दुनिया को कोई नए गुण या नए तरीके सुझा सकता है जिससे दुनिया में गरीबी दूर हो? क्या भारत कोई ऐसे नए तरीके सुझा सकता है राजनीति में ताकि दुनिया में लोकतंत्र स्थापित हो सके? वर्तमान दौर में आप देखेंगे तो दुनिया के कितने देशों में लोकतंत्र है। भूमध्य सागर से लेकर के और दक्षिण कोरिया, जापान तक चले जाइए, आपको केवल भारत में वो चीज दिखाई देती है कि यहाँ पे लोकतंत्र है, लेकिन पूरे गल्फ कंट्रीज में वहां कोई लोकतंत्र नहीं है। भारत के पड़ोसी देश, उनके क्या हालात है लोकतंत्र के? अभी चंद रोज पहले ही बांग्लादेश में किस तरह तख्ता पलट हुआ है। क्या वास्तव में हम भारतवासियों को इस बारे में चिंता नहीं करना चाहिए कि हम राजनीति के क्षेत्र में क्या दे पा रहे हैं? क्या वास्तव में हम कुछ देने की क्षमता रखते हैं तो उसमें काम कब करेंगे? आर्थिक हालात देख लीजिए, क्या वास्तव में ऐसा है कि हम आर्थिक रूप से लोगों में वो संपन्नता स्थापित कर सके और पूरी दुनिया को कुछ नए आयाम दे सके कि आप अपनी इकोनॉमी को किस तरह चलाएं ताकि आम व्यक्ति और विशिष्ट लोगों के बीच में जो फासला है वो कम हो सके। खुद भारत में आप देखेंगे तो जो इनकम डिस्पैरिटी है, जो आर्थिक असमानता है, वो पिछले 75 साल के टॉप पे है। क्या वास्तव में हम अपने लोगों के जीवन स्तर को उठाने में कुछ सक्षम हैं? नहीं, वो सब चीजें दिखाई नहीं दे रही है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि भारत आर्थिक मामलों में कोई नई चीजें नहीं कर पा रहा है। खुद भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के और देशों की अर्थव्यवस्थाओं की नकल करती है और उन्हीं व्यवस्थाओं को भारत में स्थापित करती है। वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, यूरोप के देश हो, अमेरिका हो या अमेरिकन देश हो, उनसे जो चलने वाली आर्थिक व्यवस्थाएं हैं उन्हें वहां से हम नकल करते हैं और भारत में स्थापित करते हैं। भारत की जो संस्थाएं हैं जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हैं, उन संस्थाओं का किस तरह बेजा इस्तेमाल किया जाता है? क्या वास्तव में ऐसा है कि हम अपने देश को वो सब चीजें उपलब्ध करा पाए जो एक लोकतांत्रिक देश में होते हैं? यहाँ पर राजनीति का क्या हाल है आप वो समझ पा रहे हैं। तो राजनीतिक रूप से हम कुछ देने में सक्षम नहीं है, आर्थिक रूप से हम कुछ देने में सक्षम नहीं है। अब बात संस्कृति की करते हैं। क्या वास्तव में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हम कर पा रहे हैं? क्या भारत की जो संस्कृति है उसको हम उस रूप में स्थापित कर पा रहे हैं कि दुनिया के देश हमसे सीखें, हमसे समझें और हमारी परंपराओं को, हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, क्या हम उसका विस्तार कर पा रहे हैं? इसी तरह यदि समाज में देखें तो समाज में आज भी 4 हिस्सों में बटा हुआ समाज है भारत का। कहीं जनरल कास्ट है, कहीं OBC है, कहीं SC है, कहीं ST है। क्या वास्तव में हम इस समाज में कुछ ना कुछ कर पा रहे हैं? जो पिछड़े हैं, दलित हैं, क्या उनके लिए बराबर के मौके उपलब्ध करा पा रहे हैं? हमारे यहाँ आप देखेंगे शिक्षा व्यवस्था क्या हाल है और जो वहां पे एग्जाम हो रहे हैं उन एग्जाम्स की और बुरी हालात है। आप ये देखेंगे लगातार पेपर लीक होने की वजह से जो हमारे संस्थान है, उन संस्थानों की जो क्रेडिबिलिटी है, जो उनकी साख है, वो गिरती जा रही है। सबसे बड़ी परीक्षा UPSC लेती है जिसमें भारत के प्रशासनिक अधिकारी से लेकर जो विश्व के दूसरे देशों में भेजे जाने वाले राजदूत हैं और इसके बाद जो सामान्य प्रशासन है उसको चलाने के लिए जो दूसरे भारत के विभाग हैं, उनके लिए जो सर्वोच्च पद होते हैं उनकी नियुक्ति करने के लिए एक बड़ी संस्था UPSC, वहां के क्या हालात हैं? इसके साथ साथ पेपर लीक की वजह से सामान्य जो परीक्षाएं हैं, जिनमें हमारी सिपाही की परीक्षा है, जिनमें हमारी क्लर्क की परीक्षाएं हैं, जिनमें हमारी सेकंड जो द्वितीय श्रेणी की परीक्षाएं हैं, वो सब लीक होने की स्थिति में है। कहीं प्रोफेसर के पेपर लीक होते हैं, कहीं
किसी तरह के दूसरे जो विभाग है उनमें पेपर लीक होते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल ये केंद्र स्तर पे है, इसमें आप देखेंगे तो राज्य स्तर पे ऐसा ही हो रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, गुजरात हो, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो और हमारे राजस्थान में क्या हालात हैं पेपर लीक होने के। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम कुछ नया आयाम स्थापित कर पा रहे हो। तो इस विषय में हमें सोचने की आवश्यकता है और चिंतन करने की आवश्यकता है। यदि भारत वास्तव में विश्व गुरु होने की क्षमता रख रहा है तो पूरी दुनिया हमारी तरफ क्यों नहीं आना चाहती। खुद भारत के लोग, अभी पीछे एक डाटा आया था, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने बताया था कि पिछले 12 साल में 16 लाख लोग भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। ये छोटा डाटा है क्या? और ये 16 लाख जो लोग हैं, क्या आपको लगता है ये बहुत सामान्य व्यक्ति होंगे? यदि आप इन सब चीजों को आप देखें तो आप ये पाएंगे वास्तव में भारत में वो कार्य नहीं हो पा रहे हैं जो विश्व गुरु होने के लिए एक क्षमता विकसित करें। यहाँ राज्य वो कर्ज में दबे हुए हैं, खुद भारत सरकार कर्ज में दबी हुई है। यदि आप देखें बजट का हिस्सा, बजट का लगभग 24%, पूरे बजट का लगभग 24% जिस देश की सरकार अपने कर्जा के केवल ब्याज के में भुगतान करने के लिए कर रही हो, वहां क्या विश्व गुरु होने के लिए हमारे पास इतना धन बच सकता है कि जिसके माध्यम से हम काम कर सकें? इसके साथ आप ये देखिए, विश्व गुरु होने की क्षमता भारत रखता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो कौन से हैं? भारत कभी विश्व गुरु था? यदि आप उस लिहाज से देखें तो आपको प्राचीन भारत की तरफ जाना होगा। प्राचीन भारत में आप देखेंगे पूरी दुनिया में भारत की एक साख थी। भारत का धर्म एशिया का धर्म था। भारत में भारत का महान पुत्र गौतम बुद्ध जो यहाँ पैदा हुए, यहाँ पूरा जीवन भ्रमण किया, यहाँ लोगों को शिक्षा दी, लेकिन उसके बावजूद भी वर्तमान में गौतम बुद्ध को लेकर के हमारी एक अलग धारणा है, उस पर हम काम ही नहीं करना चाहते। जब पूरी दुनिया को ज्ञान की आवश्यकता थी तब भारत ने दुनिया को ज्ञान दिया। भारत सांस्कृतिक जो उपलब्धियां उन पे अपने चरम पे रहा। भारत लेखन कला में बेहतर स्थिति में रहा, भाषा के विकास में बेहतर रहा। भारत दूसरे सांस्कृतिक आयामों को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में रहा। आज आप देखेंगे एशिया का पूरा धर्म बौद्ध धर्म है और भारत में वो नहीं है। हम बौद्ध धर्म को लेकर के, ये जो बौद्ध की शिक्षाएं हैं उनको लेकर के विदेश में जाकर के तो बात कर सकते हैं, लेकिन भारत में बात करने में भारत के खुद के सर्वोच्च पदाधिकारी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री कभी भारत में बौद्ध की शिक्षाओं को लेकर के विस्तार या उनके प्रचार प्रसार के लिए कभी काम नहीं करेंगे। दुनिया में जाएंगे तो वहां बात करेंगे कि भारत ने युद्ध नहीं बौद्ध दिया। अब आप सोचिए, बुद्ध देने वाला देश खुद बौद्ध के बारे में भारत में बात नहीं करता। शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, यहाँ के विज्ञान की बात करें तो आप पाएंगे वास्तव में भारत विश्व गुरु था जो पूरी दुनिया को शिक्षा देता था। यदि आप देखें भारत में कितने संस्थान आज कार्य कर रहे हैं। प्राचीन भारत में जब दुनिया में प्राइमरी स्कूल नहीं थे, भारत में उस समय 15-16 विश्वविद्यालय काम करते थे, जिसमें नालंदा है, ओदनपुरी है, विक्रमशिला है, तक्षशिला है। भारत में तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय कार्य करते थे। उन विश्वविद्यालयों की क्या हालत थी? यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग से हॉस्टल थे। यदि हम पुराने टेक्स्ट पढ़ें जिसमें फाइयान है, मेगस्थनीज है, जो विदेशी राइटर आए हैं, उन लोगों ने कितना काम किया। यदि आप उस चीज को आप समझेंगे तो आप ये पाएंगे वास्तव में भारत के जो हालात थे वो एक अलग ही तरह के थे। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि क्या वास्तव में हमने शिक्षा पर वो काम किया, हमारे बच्चों को वो शिक्षा मिली। आर्थिक संपन्नता आई है, इसमें कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन उस आर्थिक संपन्नता का बहाव क्या आम व्यक्ति तक पहुंचा? जो भारत का सबसे निचले स्तर पर कार्य करने वाला नागरिक है, क्या उसे वास्तव में वो चीजें मिली जिसका वो हकदार है? ऐसा कुछ दिखाई देता आपको? भारत की अर्थव्यवस्था चंद लोगों के बीच में समेट कर रख दी गई है, जिसका बहुत बड़ा नुकसान ये है कि भारत में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 किलो अनाज पर आश्रित हैं। आप ये सोचिए, सरकार यदि 5 किलो अनाज ना दे तो उन लोगों के क्या हालात होंगे, भूखे मर जाएंगे। लेकिन ये सोचने की जरूरत है कि जो व्यक्ति 5 किलो अनाज भी खुद के लिए सहज रूप में उपलब्ध नहीं करा पा रहा है तो बाकी के खर्चा कैसे करता होगा? उसके लिए मकान की स्थिति क्या होगी, उसके लिए कपड़ों की क्या स्थिति होगी, और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तो इस तरह के हालात है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। भारत सरकार बार बार कहती है कि हमने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना चलाई है, क्या उसके आपने कभी आंकड़े देखे? मात्र 13,000 करोड़ रुपया बजट है, मात्र 13,000 करोड़। सोचिए, क्या 13,000 करोड़ में 50 करोड़ लोगों का इलाज किया जा सकता है? संभव है क्या? तो ऐसे ऐसे फैक्ट हैं जिनके बारे में बात करें तो अजीब स्थिति बन जाती है। अब प्राचीन भारत में देखें तो जब भारत में सिंधु सभ्यता थी तब दुनिया की जो सभ्यताएं, चाहे वो बेबीलोन वाली है, चाहे चीनी है,
चाहे मेसोपोटामिया वाली है, आप इसके बारे में देखें, आप ये पाएंगे हालात बहुत अच्छे थे हमारे तब। और उस समय जो भारत ने विकास किया, हम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट बताते हैं, बहुत होशियार बताते हैं। सच बात यह है कि अंग्रेज इस देश में नहीं आते तो जो अशोक के शिलालेख है उन्हें हम पढ़ पाते क्या। एक लंबे प्रयास के बाद मैं उन अंग्रेजों को सैल्यूट करना चाहूंगा जिन्होंने उस पर काम किया, चाहे शुरुआती दौर में जेम्स प्रिंसेप हो और एक लंबे समय तक कार्य करने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम हो। अलेक्जेंडर कनिंघम एक ऐसे व्यक्ति जो इंजीनियर थे और सेना में कार्य करते थे। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद काम शुरू किया और भारत की एक संस्था है जो वर्तमान में भी काम करती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आप ये बताइए, क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 1947 के बाद देश की जो आजादी के बाद का कार्य देखेंगे तो आप पाएंगे वो काम ही नहीं कर रही है। कितनी सारी पांडुलिपियां हैं, कितने सारे टेक्स्ट हैं, कितने सारी हमारी साइट है आर्कियोलॉजिकल जिन पर हमें काम करना चाहिए। क्या है? कुछ दिखाई नहीं देता। भारतीय इतिहास देखेंगे तो उसमें हमें वो सब चीजें नहीं दिखाई दे रही है। तो भारत विश्व गुरु होने की बात तो करता है, लेकिन यदि आप उसके वर्तमान में आंकड़े देखें तो आप ये पाएंगे कि ना हम आर्थिक रूप से इतने मजबूत हैं, ना हम सांस्कृतिक रूप से इतने मजबूत हैं, और ना ही हम सामाजिक रूप से इतने मजबूत हैं कि पूरी दुनिया को कोई सीख दे सके। हमारे लड़ाई झगड़े, हम धार्मिक रूप से इतने अपंग हो चुके हैं कि हमें एक दूसरे को नीचा दिखाने में कभी शर्म भी नहीं आती। देश के प्रधानमंत्री चुनावी दौरे में लगातार एक मुद्दे को गरमाए रखते हैं। तो आप ये बताइए दूसरे मुद्दे क्यों नहीं उगाड़े जाएंगे? जब इन मुद्दों पे आपको काम करना है तो फिर करिए। आपके पास जब कुछ करने के लिए नहीं है तो आप हवा में वो विषय उछाल देते हैं जिससे लोगों के दिमाग भर जाएं, लोगों की जो एक तुष्टि है उसे की जाए, लोगों को संतृप्त किया जाए कि हम आपको धार्मिक रूप से बहुत मजबूत किया जा रहा है। क्या वास्तव में ऐसा है? आपके धर्म के पालन के लिए किसने मना किया है? क्या औरंगजेब के काल में धर्म नहीं था? क्या अकबर के काल में धर्म नहीं था? दिल्ली सल्तनत के काल में क्या ये धर्म नहीं था? और जिन धर्मों को लेकर के और जिन शासकों को लेकर के हम लोग बात करते हैं, उन शासकों के दरबार में बैठा कौन था? क्या कभी आपने सोचा औरंगजेब के दरबार में कौन शासन करते थे? क्या औरंगजेब के दरबार में सभी मुस्लिम थे? ऐसा है क्या? आप कई बार आंकड़े नहीं देख पाते। सच्चाई ये औरंगजेब के दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार थे। और वो कौन हिंदू मनसबदार थे? क्या वो सब पिछड़ी जाति के थे, चाहे दलित जाति के थे, चाहे वो आम मजदूर थे? कौन थे वो लोग? आप कभी इस बारे में विचार करेंगे? लेकिन पाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। आंकड़े बताते हैं। कभी मौका मिले तो एक किताब है अमीरुल उमरा, यदि आप उस किताब को देखेंगे तो उस किताब में आप ये पाएंगे कि मुगल काल के दौरान जितने भी उस समय मनसबदार थे, हिंदू मनसबदार थे, उनका पूरा विवरण मिलता है। और ये आप पाएंगे कि यहाँ पर मुगल शासन जो करते थे वो केवल अपने दम पे नहीं करते थे, उसमें पूरी सहभागिता यहाँ के जो निवासी थे, भारतीय लोग थे, उनकी थी। लेकिन नहीं, एजेंडा चलाना है, प्रोपगेंडा चलाना है और जनता के दिमाग को विश्व गुरु की एक झूठी अवधारणा से भरना है। क्या वास्तव में हम विश्व गुरु बन पाए? नहीं, ऐसा दिखाई नहीं देता। आप किस मामले में विश्व गुरु हैं? बेरोजगारी के मामले में, पेपर लीक होने के मामले में, लोगों को सरकारी नौकरियों से बाहर करने के मामले में, लगातार जो गवर्नमेंट जॉब है उन्हें कम करने के मामले में, आप किस मामले में विश्व गुरु हो? सांस्कृतिक रूप से आप अपंग होते जा रहे हो। भारतीय लोगों के परिधान, भारतीय लोगों के खान पान, भारतीय लोगों की बोलचाल, भाषा पूरी तरह से पश्चिम से आ रही है, चाहे वो यूरोप से आ रही है, चाहे वो अमेरिका से आ रही है। और भारत से भागते लोग, मैंने भागना कहूंगा कड़े शब्द हैं, यहाँ के 16 लाख नागरिक, योग्य नागरिक, जो अरबपति हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर हैं, जो अपने फील्ड के मास्टर हैं, जिन्हें पता कि इस देश में संभावनाएं नहीं बची हैं कि हम काम कर सकें। अब आप एक बताइए, जिस देश की क्रीम निकल करके पूरी दुनिया में जा रही है, वहां की नागरिकता ले रही है, जाना एक अलग विषय है, वहां पे जाके काम करें, वहां से डॉलर में धन कमाएं और भारत को जो मजबूत करें। लेकिन जो लोग 16 लाख गए हैं पिछले 12 साल में, क्या वास्तव में वो लोग भारत के हित में गए हैं? कौन से काम करेंगे वहां पे जाकर के? वो ऐसे कौन से दायित्व निर्वहन करेंगे जिससे भारत के आम से आम व्यक्ति के जीवन में बेहतरी आ सके? नहीं लगता मुझे दूर दूर तक भी। वास्तव में हालात इतने गंभीर हैं कि उनके बारे में चर्चा की जाए, उनकी एक एक परत को उघाड़ा जाए, तो आपको इस नकली भाषण में और नकली नारे में आपको एक अजीब स्थिति आ जाएगी। लोग कहेंगे कि आप बहुत नेगेटिव हो। नेगेटिव
होना, नकारात्मक होना दूसरा विषय है। एक है ग्राउंड रियलिटी, जिसको यथार्थ कहते हैं कि ज़मीन पे हमारी हालात क्या है? क्या हम वास्तव में वो सब कुछ कर पा रहे हैं जिसके लिए हम बने हैं? क्या वास्तव में भारत 140 करोड़ की युवा आबादी इसमें बहुत बड़ी है, इस युवा बड़ी आबादी का हम कुछ कर पा रहे हैं? सेना में हम परमानेंट जॉब देने के लिए तैयार नहीं है। खेलों की हालत आप देख ही रहे हैं, इतने बड़े देश में कांस्य पदकों की भरमार होती जा रही है, गोल्ड हमारे पास नहीं है। बातें बनाने वाले नेता, लोगों के दिमागों को भरने वाले नेता, लोगों को संतुष्ट करने वाले नेता, केवल बातों से पेट भरने वाले नेता, क्या बातों से काम चल सकता है? बहुत जगह हालात इतने गंभीर हैं कि यदि एक सामान्य व्यक्ति जो मध्यम वर्ग में आता है वो 100 रुपये कमाए तो उसका 55 से 60% केवल और केवल टैक्स में जाता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स के रूप में हो, चाहे आप उसमें पाएंगे तो जो जीएसटी है उसके माध्यम से है, कहीं तेल पे कर है। और हालात इतनी गंभीर है कि भारत सरकार द्वारा अब ये पिछले 10 वर्ष से इतने गंभीर हालात हो गए हैं कि पहले तो टैक्स ही उगाए जाते थे, अब तो टैक्स के ऊपर भी टैक्स है, ये जिन्हें सेस कहा जाता है या उपकर कहा जाता है। उपकर का कलेक्शन आप देखेंगे, अजीब हालत है, 2 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। 2 लाख करोड़ केवल करों के ऊपर कर लगाने से। कहीं तेल पे टैक्स है, कहीं एजुकेशन सेस है, कहीं एग्रीकल्चर को लेकर के सेस है, मतलब करों के ऊपर भी कर। कितने कर हैं? यदि मैं कर पे कोई एक नए वीडियो में बात करूंगा कि भारत में कितने प्रकार के कर हैं, जो कभी कहते थे कि एक टैक्स होगा, एक देश होगा, एक चुनाव होगा, एक राष्ट्र होगा, एक भाषा होगी, एक देश एक चुनाव, ये नारे हैं। सच्चाई ये है, ये भारत की जो वास्तविकताएं हैं उनसे मुंह चुराने वाली स्थिति है। भारत में इतनी विविधताएं हैं, क्षेत्र के आधार पर देखिए, चाहे आप भाषा के आधार पर देखिए, लोगों के सोचने के तरीके देखिए, लोगों के काम करने के तरीके देखिए, लोगों का खान पान देखिए। भारत में कहीं प्लेन है, जो जमीन है वो कहीं प्लेन है, कहीं उपजाऊ है, कहीं अनुपजाऊ है, कहीं रेत है, डेजर्ट है, कहीं पहाड़ है, इतनी विविधताएं हैं। तो इन विविधताओं के साथ एक होने का ये जो मामला है ये कुछ अजीब ही है, ये हमें भी समझ में नहीं आता ये करना क्या चाहते हैं। बाकी यदि आप आंकड़ों के आधार पर देखना चाहें तो शिक्षा में हमारी हालत आप देख रहे हैं, सरकार लगातार निजीकरण करती जा रही है, वहां पे मध्यम वर्ग को लूटा जा रहा है, कूटा जा रहा है, हालात खराब है। एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति कमा कमा कर अपने बच्चों को भविष्य की चुनौतियों से लड़ाना चाहता है, क्या वास्तव में है? क्या हमारे पास जब दुनिया में विश्वविद्यालय नहीं थे, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, तेलाडा, बल्लभी, पुष्पगिरी, औदंतपुरी, ये विश्वविद्यालय थे। यहाँ महिलाओं को भी शिक्षा दी जाती थी। पीछे मैं कहीं पढ़ रहा था तो उसमें एक विषय था कि भारत में 7-7 मंजिला महिलाओं के लिए हॉस्टल थे जहां महिलाएं पढ़ती थी। तो भारत में ऐसा नहीं है कि था नहीं, भारत में बहुत कुछ था। लेकिन हो क्या रहा है, आजकल आप देखेंगे प्राइवेट स्तर पर विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं, जहाँ ना क्वालिटी है, ना वहाँ किस तरह का कोई जिस तरह का डेकोरम ही नहीं दिखाई देता कि जो उन्हें कहीं विश्व स्तर पटल पे ले जाए। भारत में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। प्राइवेट विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, उन विश्वविद्यालयों की फीस देखिए, उनके कार्य करने की देखिए, वो केवल डिग्री वितरण केंद्र बन चुके हैं। और ऐसी डिग्री का लाभ क्या होगा? उनका रिसर्च का देखिए, दुनिया में रिसर्च पर बहुत पैसा खर्च किया जाता है। अमेरिका अपने यहाँ एक बड़ा हिस्सा खुद तो खर्च करता ही करता है, जो उसके यहाँ प्राइवेट लोग हैं, पूंजीपति हैं, कॉरपोरेट्स हैं, उनसे बहुत बड़ी मात्रा में खर्च कराई जाती है। आप देखेंगे निजी जो शिक्षा है उसका क्या हालात, उसकी कोई किसी तरह की दिखाई पड़ रही है? हालात इतने गंभीर हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट विश्वविद्यालयों में, प्राइवेट संस्थानों में जो आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति हैं उनके ही बच्चे जाते हैं, उनके खान पान की अच्छी स्थिति है, उनके रहन सहन की अच्छी स्थिति है, और वो इतनी अच्छी स्थिति में है कि उनके बच्चों को पालन पोषण किया जा सकता है। लेकिन क्या वास्तव में जो हमारे सरकारी स्कूल हैं वहाँ के बच्चों की हालत देखिए, जो बच्चे 24 घंटे अजीब से माहौल में रहते हो, ना जहाँ भाषा का स्तर हो, ना व्यवहार का स्तर हो, बदतमीजियां चरम पे हो, क्या वो बच्चे सरवाइव करेंगे? उन बच्चों का भविष्य कैसा होगा? और वहां से इस तरह के बल्क में ज्यादातर सरकारी संस्थानों में इसी तरह के बच्चे पढ़ते हैं जो प्रीमियर नहीं है। प्राइमरी स्कूल में देख लीजिए, प्राइमरी स्कूल के क्या हालात हैं। उनके कपड़े, जो हालांकि सरकार ड्रेस देती है, लेकिन वो कभी धुलते नहीं है, वो नहाते नहीं है, उनके पास साबुन नहीं है,
तो इस तरह की जो सामान्य जरूरत है वो भी पूर्ति नहीं हो पा रही है, जो हम अपने बच्चों को इस तरह की व्यवस्था करते जा रहे हैं। क्या वास्तव में हम भारत को विश्व गुरु बनाने की स्थिति में रख सकते हैं? मैं प्राचीन काल के कुछ विश्वविद्यालयों के बारे में बात की थी अभी पीछे, तो अब थोड़ा उसके बारे में सुनिए। जब पूरी दुनिया से भारत में विद्यार्थी पढ़ने आते थे, कितने देशों से पढ़ने आते थे, पूरे एशिया के जितने वर्तमान में आपको देश दिखाई दे रहे हैं, चाहे श्रीलंका हो, चाहे थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, जापान हो, चाहे आपका चाइना हो, चीन, यहाँ से बच्चे पढ़ने आते थे, यहाँ से लोग इंडिया में पढ़ने आते थे। और आज क्या स्थिति हो रही है? भारत में 7 से 8 लाख बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं। क्या वास्तव में ऐसा कुछ है कि हमें इस पर काम करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे बच्चे वहां रुके? हम पूरी दुनिया को शिक्षा तो तब दें, सबसे पहले हम खुद शिक्षित हो जाएं। हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इसकी वजह से 2 से 3 लाख करोड़ रुपए का बजट केवल आम व्यक्ति का विदेशी शिक्षा ग्रहण करने में चला जाता है। क्या हमारे पास विदेश जैसी जगह नहीं है? पेरिस जैसी जगह नहीं है, न्यूयॉर्क जैसी जगह नहीं है, चाहे लंदन जैसी जगह नहीं है। आप भारत को उठा के देखिए, कितना प्यारा देश है, एक प्राकृतिक रूप से संपन्न देश है। हमारे पास जितने पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पे हम क्या संस्थान स्थापित नहीं कर सकते? क्या हम वहां पर पूरी दुनिया से शिक्षक नहीं बुला सकते? क्या वास्तव में ऐसा संभव है कि हम बच्चों को यहाँ से भेज रहे हैं? इन संस्थानों को हम डेवलप करें। हमारे पास शिमला है, जम्मू कश्मीर है, हमारे पास यदि आप पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो हमारे पास पूरा उत्तराखंड का कितना बड़ा हिस्सा है, हम वहाँ पे संस्थान डेवलप कर सकते हैं। और जो विदेश से बच्चे आ सकते हैं, ज्यादा विदेश से बच्चे ना भी आए तो कम से कम आप अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन अपने ही देश में दे सकते हैं। लेकिन नहीं, वो सब चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो एक अजीब हालात है। कुछ आंकड़े मैंने कलेक्ट किए थे जिनके बारे में बात करना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा सा समय लंबा होता जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजें आपसे बताऊं कि अभी 2024 की एक रिपोर्ट आई थी, तो मैं उसमें एकदम शॉक्ड हो गया कि हो क्या रहा है। आप ये बताइए, 2000, ये द हिंदू की खबर है, ये 29 फरवरी 2024 के द हिंदू में थी कि भारत में 7,65,000 बच्चे विदेश में पढ़ने गए हैं। बताइए, 7,65,000। हालांकि भारत सरकार का बजट भी इसकी पोल खोलता है। आप देखेंगे, भारत सरकार 1.44 लाख करोड़ रुपए पूरे साल का बजट है। उसमें मिड डे मील भी है, उसमें बच्चों का बहुत कुछ है, मतलब जो सामान्य जरूरत है उसमें भी नहीं है। उसमें कुछ टीचर्स की तनख्वाह भी आ जाती है और दूसरी जरूरत है कुछ बिल्डिंग का है। तो आप ये देखिए कि हमारे यहाँ ना मेडिसिन है, मेडिसिन की जो पढ़ाई है उसे भी बच्चे इजीली अवेलेबल नहीं है। कुछ बच्चे जो नीट के माध्यम से भारत के सरकारी जो संस्थानों में जाते हैं, और नहीं तो प्राइवेट में 1 करोड़ 2 करोड़ पता नहीं क्या उनका रेट है, किस तरह के वो काम करते हैं। यूक्रेन में आपने पीछे देखा कितने बच्चे छोड़ के आए। तजाकिस्तान जैसे देश में हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। पोलैंड में मेडिकल की पढ़ाई करने जा रहे हैं। चाइना में बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने जा रहे हैं। रशिया में एक लंबे समय से, रशिया इस बारे में भी थोड़ा एडवांस रहा है कि वहां पे मेडिकल की जो पढ़ाई है वो सस्ती है। तो आप ये बताइए, क्या हमारे देश में भी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए दुनिया से लोग आ रहे हैं? तो जब आप ना सस्ती शिक्षा दे रहे हो, ना क्वालिटी की शिक्षा दे रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी रूप में दिखाई देंगे। अच्छा, इसके बाद अब हम थोड़े से बात करें, पीछे जो मैं बात कर रहा था कि भारत में कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं। अब 2015 का जो आंकड़ा है उसमें है 1,31,048 लोग ऐसे रहे जो यहाँ से छोड़ के चले गए। 2016 का जो आंकड़ा वो और अजीब है, वो 1,41 है। इसके बाद 2017 में थोड़ा कम हुआ, 1,33,000 लोग छोड़ के चले गए। 18 में फिर थोड़ा बढ़ गया, 1,34,000। 2019 में 1,44,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। इसके बाद 2020 में कोरोना पीरियड रहा, तो इस वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन आया इसमें, और ये 85,000 रहा। 2021 में फिर ये डबल हो गया, 1,63,370 लोग भारत को छोड़ के चले गए। 2022 में ये आंकड़ा बढ़ करके 2,25,620 भारत के लोग भारत की नागरिकता को ठुकरा करके, उसे छोड़ करके और विदेश में दूसरे देशों में जाके बस गए और वहां की नागरिकता ले ली। तो आप ये बताइए, पिछले 12 साल में 16,63,440 लोग जो भारत की क्रीम है, ये 440 जो अंतिम अंक है, ये भारत में करंट मानने की स्थिति है। बताओ, 440 लोग भारत को छोड़ के चले गए। 16,63,440 लोग भारत को छोड़ के चले गए, यहाँ की नागरिकता ठुकरा के चले गए। और भारत की सरकार कितने लंबे लंबे वादे करती है, लोगों के दिमाग को भरती है, आपसे अच्छे देश में कोई नहीं रह रहा है, और ये अच्छा देश है तो ये लोग क्यों छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं?
यदि यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, उन लोगों को पता है कि भारत सरकार खुद कुछ नहीं करेगी, वहां पर जो टैक्स के भार हैं वो बढ़ाती जाएगी। हालांकि पीछे कॉर्पोरेट टैक्स कम किया था, लेकिन उसमें बहुत तरह की कंडीशन है। इसके साथ साथ इनकम टैक्स के दूसरे मामले हैं, फिर जीएसटी के मामले हैं। तो लोगों ने सोचा कि जब हमें अपनी कमाई का 100 रुपए की कमाई में से जब हमें 55 से 60% टैक्स ही देना, तो क्यों ना हम जा करके अमेरिका में जाएं, यूरोप के देशों में जाएं। ऑस्ट्रेलिया लोग जाना पसंद कर रहे हैं, आप सोचिए। इसके साथ साथ अब हम कुछ प्राचीन काल की बात करें कि प्राचीन काल में वास्तव में हम विश्वगुरु थे। ऐसा नहीं है कि भारत लुंज पुंज रहा, नहीं। भारत की धरोहर, भारत की संस्कृति, भारत की विश्व को देन, चाहे वो भाषा के क्षेत्र में हो, और ये जो आजकल हम गिनतियां लिखते हैं, इन गिनतियों भी भारत की देन है। यहाँ से वो अरब गई, अरबी लोग उसे इंडियन बोलते थे। 943 में एक अरबी विद्वान है अब्दुल अल मसूदी, उन्होंने बताया था कि जो अंक लिपि है उसका आविष्कार भारतीयों ने किया है। देखो, हम अपने मुंह से कितनी बात करते रहे, लेकिन एक विदेशी यदि बात करता है तो आप उसके बारे में समझें। उन्होंने कहा है कि ये जो हमारे यहाँ अंक लिपि है इसको देने वाले भारतीय लोग हैं, जहां उन्होंने इसे हिंद सा कहा। यूरोप अमेरिका में आज भी अंकों को लेकर के जो पद्धति चलती है वो इंडो अरेबिक सिस्टम कहते हैं। अच्छा, लेखन कला में आप देखिए कितनी लेखन कलाएं भारत में रही हैं। आज भी आप देखेंगे तो हमारा कन्नड़ है, हमारी तमिल है, तेलुगु है, यहाँ पे हिंदी है, पाली है। सोचिए, पाली जो भारत की सभी भाषाओं का मूल है। अब किस दिन फिर बात करूंगा कि पाली क्यों मूल में है और दूसरी भाषाएं क्यों मूल में है। इसके साथ आप देखिए हमारे यहाँ जो अशोक का काल है, कनिष्क का काल है, गुप्त काल है, हर्षवर्धन का काल है। इसके बाद जो हमारे पाल वंश के राजाएं हैं, गुर्जर प्रतिहार हैं। तो इतना जो पीरियड है इसमें आप ये पाएंगे कि कितने अच्छे हालात रहे हैं। और ऐसे इस पूरे पीरियड में आपको भारतीय संस्कृति एक अलग ही दिशा में और दशा में दिखाई देती है, जिसका हम आज भी उपभोग कर रहे हैं। हमें अपनी उसी संस्कृति को आगे बढ़ाना है ताकि हम बेहतर रूप में अपने आप को पा सके, और भारत को भारत के रास्ते ही विकास की ओर ले जाना पड़ेगा। अदरवाइज वो स्थिति है कि कभी भारत में जैविक खेती होती थी, आज हम केमिकल डाल करके या दूसरे प्रकार के जो खाद हैं उन्हें डाल करके बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मेरा आशय ये है कि भारत को भारत के रास्ते ही विकास के रास्ते पे चलना है और विश्व गुरु बनना है। यहाँ पर आर्थिक मामलों को, सामाजिक मामलों को, सांस्कृतिक मामलों को और राजनीतिक मामलों को भारतीय रास्ते से ही हल किया जा सकता है। हमें किसी से लोकतंत्र की शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। प्राचीन काल में हमारे पास जो संस्कृति रही है और जो राजनीतिक संस्कृति रही है, मैं खास तौर से उसकी बात कर रहा हूँ, वो एक विशिष्ट रूप में दिखाई देती है। तो इसलिए भारत को भारत के रूप में ही विकसित होते देखना सबसे अच्छा हो सकता है। बाकी रही बात दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहे हैं, यदि आप यूरोप की होड़ करोगे या यूरोप की नकल करोगे या अमेरिका की नकल करोगे तो आप बुरी तरह फेल हो जाओगे। उसका रिजल्ट दिख भी रहा आजकल। यह है कि हमें अपना खर्च बचाते हुए अपनी इकोनॉमी का साइज बढ़ाना होगा, और जो भविष्य की जरूरत है, खास तौर से जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनमें हमें काफी निवेश करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे चैनल को यदि वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों और प्यारे साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।